सीटों के तालमेल और कॉमन मूवमेंट प्रोग्राम और साझा चुनावी कैंपेन को लेकर इंडिया महागठबंधन के घटक दलों की अहम बैठक शरद पवार के आवास पर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में जो सबसे बड़ा राजनीतिक विकल्प के तौर पर जो चर्चा होनी है वो घटक दलों के बीच में, अलग अलग राज्यों के बीच में गठबंधन का फार्मूला क्या हो, इसको लेकर एक अहम चर्चा होनी है। इस बैठक के एजेंडे के तौर पर इस बात पर भी चर्चा होनी है कि जो साझा कैंपेन चलाना है, कहां कहां 2024 के चुनाव के पहले बड़ी रैलियों को करना है, इसको लेकर के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा होनी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा निगाहें हैं इस बैठक में वो इस बात पर है कि जो सहयोगी घटक दल हैं इंडिया महागठबंधन के, उनके बीच में अलग अलग राज्यों में किस तरीके का तालमेल बिठाया जा सके। दो दलों को छोड़कर तकरीबन 1 दर्जन दल के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी और खास करके सीटों के फार्मूलों पर वार्म अप एक्सरसाइज के तहत यहाँ बैठक में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है। कैमरामैन राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी चल रही है। तमाम सुरक्षाकर्मी भी यहां पहुंच चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि अब से लगभग 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और मुख्य तौर पर सीईसी की बैठक के लिए प्रधानमंत्री आज यहां आएंगे। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि आज सिर्फ मध्य प्रदेश की 50 से 60 सीटों पर चर्चा होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारी आज छत्तीसगढ़ भेज दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का आज यहाँ स्वागत भी किया जाएगा। G20 का जो कार्यक्रम सफल हुआ है, देश ने सफलता से G20 कार्यक्रम को पूरा किया है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्वागत भी किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश की 50 से 60 सीटों पे जहां बीजेपी कमजोर है, उन सीटों के उम्मीदवारों के नाम पे सीईसी की बैठक में चर्चा होगी। तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, सीईसी की बैठक के दौरान भी G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करेगी और उनको बधाई देगी। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी रही। कल करीब 4.5 घंटे तक की इस बैठक में पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शामिल हुए। इस बैठक में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश लगातार चलती रही। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुधवार को दूसरे दिन दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को 4.5 घंटे चली बैठक में 100 सीट पर चर्चा की गई। टिकट के क्राइटेरिया को लेकर भी कमेटी के सदस्यों ने बात की। मंगलवार को हुई बैठक के बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अभी हमने 100 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की है, कोई नाम फाइनल नहीं किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी जीत को लेकर कोशिशें जारी रखनी शुरू कर दी है। कांग्रेस को लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में जिताऊ उम्मीदवार हमने फाइनल किया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन था। इससे पहले वो कल कुल्लू गई, वहीं पर मंडी गई और आज वो शिमला के शिव बाबरी मंदिर पहुंची, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे जब वो जलाभिषेक करने के लिए इस मंदिर में आए हुए थे। और उनके साथ हिमाचल कांग्रेस के इंचार्ज राजीव शुक्ला थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह थे और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह था। वहीं पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जिससे हिमाचल के लोगों को काफ़ी तादाद में आर्थिक मदद मिल सकती है। वहीं पर उन्होंने सेब के लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात की और साथ ही ये भी कहा कि इस समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि हिमाचल में जिस तरह से त्रासदी आई हुई है और यहाँ के लोगों की मदद करने का समय है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राष्ट्रपति के संबोधन और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के साथ गुजरात विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात विधानसभा में ई-असेंबली की लॉन्चिंग की और इसी के साथ गुजरात विधानसभा का काम फिजिकल से डिजिटल हो गया। सत्र के पहले दिन सुबह पहले राष्ट्रपति ने तमाम विधायकों को संबोधित किया, लेकिन सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत से पहले ही
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग और मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात कांग्रेस ने तहसील पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान से पहले कांग्रेस सभासदों की गिरफ्तारी का आरोप लगाया और सदन के बाहर ही बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते अब गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। कैमरामैन फारूक साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के 21 ठिकानों पर एक साथ रेड चल रही है। ये रेड उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के भी कुछ ठिकानों पर जारी है। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने आज सुबह से छापेमारी शुरू की है। छापेमारी सुबह 5 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ ठिकानों पर रेड चल रही है। आजम खान का अल जौहर ट्रस्ट भी आईटी के रडार पर है। रामपुर में इनकम टैक्स की बड़ी टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। आजम खान के ठिकानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आजम खान के बचाव में उतरे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में बीजेपी सरकार जितना कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने ही ज्यादा पड़ेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। केंद्र और राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे बुरा हाल मराठवाड़ा का है। मराठवाड़ा के 8 जिलों में पिछले 8 महीनों में यानी कि अगस्त के आखिरी तक 685 किसानों ने आत्महत्या की है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा जो किसान आत्महत्या का आंकड़ा है वो कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के गृह जिले बीड़ से है। बीड़ जिले में 186 किसानों ने पिछले 8 महीने में आत्महत्या की है। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे का कहना है कि इस आत्महत्या के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर किसान प्राइवेट लोगों से लोन लेते हैं और उसका ऊंचा ब्याज चुकाते हैं, और जब फसल खराब हो जाती है और ब्याज नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी हालत में वो आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार की कोशिश ये है कि किसी तरह से किसानों की आत्महत्या को रोका जाए। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। परसों जलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक और एकनाथ शिंदे का फोटो देखा गया, ये बस चमकोगिरी है। ऋषि सुनक ने क्या एकनाथ शिंदे से बात की, और की तो कौन सी भाषा में की? क्या वो भाषा एकनाथ शिंदे को समझ में आई? इस प्रकार की बात उद्धव ठाकरे ने की। तो उद्धव ठाकरे की बात का जवाब एकनाथ शिंदे ने कल जलगांव के पाचोरा में एक सभा में दी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऋषि सुनक ने उनसे कहा कि हाउ इज यूटी, यूटी यानी उद्धव ठाकरे। तो मैंने उनसे पूछा यूटी क्यों? तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हर साल इंग्लैंड आते हैं, ठंडी हवा का मजा लेते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अपने देश वापस लौट जाते हैं। एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि पाटनकर के नाम पर ही उद्धव ठाकरे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान में सभी पेट्रोल पंप बंद है, क्योंकि राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों ने तय किया है कि जब तक राजस्थान सरकार पेट्रोल पर लिए जाने वाले वैट को कम नहीं कर देती तब तक वे पेट्रोल पंप नहीं चलाएंगे। और अब इसी के तहत पहले चरण में उन्होंने 2 दिन तक पेट्रोल पंप को बंद रखने का ऐलान किया। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इनका यह कहना है कि बॉर्डर इलाके में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या गुजरात हो, वहाँ के पेट्रोल पंप मालिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा पेट्रोल पर वैट लिए जाने का पेट्रोल महंगा मिल रहा है और बाहर की राज्यों से ही लोग पेट्रोल भरा लेते हैं। इसके अलावा ये पेट्रोल पर कमीशन भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और यही कारण है कि आज पेट्रोल हो, एलपीजी हो या सीएनजी गैस हो, ये सभी स्टेशन आज पूरी तरह बंद है। वैसे भी देखा जाए तो पेट्रोल वैट की यदि बात की जाए पेट्रोल और डीजल पर, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है, जिसे लेकर जमकर राजनीति भी होती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नारला इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना का 1 जवान शहीद हुआ है। वहीं 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 भारतीय सेना के, 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जख्मी हुआ है। इस आतंकियों के साथ हो रही मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक डॉग कैंट भी मारा गया है। कैंट ने अपने हैंडलर को
आतंकियों की गोलाबारी से बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानियों की अब खैर नहीं। एनआईए ने अब 15 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है जो ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में हिंसा फैलाने के लिए वहां पर मार्च महीने में पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि एनआईए ने कुल 45 लोगों की तस्वीरें पहले जारी की थी, लेकिन अब उनमें से 15 लोगों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन अब एनआईए के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में जैसे कि यूएपीए कानून लागू होता है, उन आतंकियों पर ब्रिटेन में यह कानून वहां पर लागू नहीं होता, ना कि वहां पर ऐसा कोई कानून है। तो ऐसे में वहां की सरकार अगर भारत सरकार और एनआईए की मदद करती है तो उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट लगातार ब्रिटेन और लंदन में लगातार चल रहा है और भारत के खिलाफ लगातार वहां पर हिंसा फैलाने और इसके साथ साथ भारत के खिलाफ मार्च भी निकाला जाता है। कैमरा विजय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।